चलो ध्यान दो। सभी बिहार के छात्रों को सत सत नमन है। और आप लोग पूरे 1 साल पढ़ने के बाद कल हिंदी के एग्ज़ाम में आप लोग बैठने वाले हैं। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोग अच्छे तरीक़ा से तैयारी किए होंगे, आप लोग को टीचर अच्छे तरीक़ा से तैयारी करवाए होंगे। फिर भी हम इस रात में क्या पढ़ना है आप लोगों को, जो कल अच्छा से अच्छा नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे मन में एक विचार आया, क्यों ना हम आप लोगों को उतना ऑब्जेक्टिव याद करोगे, उतना क्वेश्चन याद करोगे, हो सके आएगा या नहीं आएगा। तो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं पूरा लेखक परिचय, फर्स्ट हिंदी, सेकंड हिंदी, सबको लेकर हम आए हैं। और आप लोगों से विनती रहेगा हमारा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। हम पाठ के कहानी को भी थोड़ा थोड़ा कवर करवाएंगे और आप लोगों को हम मतलब 1 पार्ट से लेकर सेकंड हिंदी तक का टोटल का लेखक परिचय करवाएंगे। और जो विद्यार्थी इसको शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, उम्मीद है कि वो विद्यार्थी एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर लाइएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत अच्छा कर भी सकेंगे। और बहुत अच्छा अच्छा ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे, कहानी भी बताने का पूरा प्रयास करेंगे हम। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक लगे रहिए। और नज़दीकी जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन है जो मैट्रिक एग्जाम में पढ़ रहा है, इस वीडियो का लिंक भेजिए ताकि आप लोग, हमें भी थोड़ा भलाई होगा और हमें आप लोग सपोर्ट कीजिए दिल से, ताकि आप लोग को हम अच्छे वीडियो लेके आएंगे, समझे। तो चलिए हम लोग बिना विलम्ब किए हुए, हम समझ रहे हैं कि आप लोग बड़ा उत्साहित होंगे कल एग्ज़ाम देने के लिए। और आप लोगों से ये भी मैं विनती करता हूं कि आप लोग कल जब जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए तो किसी भी प्रकार के वहाँ पर अभद्र व्यवहार नहीं कीजिएगा, जिससे वहाँ के टीचर या वहाँ के शिक्षक जो होगा वो आप पे कड़ा शासन करेगा। तो हम हाथ जोड़ के बिहार के विद्यार्थियों से कहते हैं कि आप लोग किसी भी प्रकार की बदमाशी वहाँ नहीं कीजिएगा। लड़का और लड़की दोनों से विनती करता है कि किसी भी प्रकार की आप लोग बदमाशी नहीं कीजिएगा, शांतिपूर्वक ढंग से आप लोग परीक्षा दीजिए, ताकि हम लोग का भी थोड़ा इज्जत बचा रहेगा। क्योंकि आप लोग कुछ भी करते हैं तो पहले टीचर पकड़ाता है, वो प्राइवेट टीचर ज़्यादा पकड़ाता है। तो इसीलिए हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप लोग किसी भी प्रकार के वहाँ बदमाशी नहीं कीजिएगा। चलिए, आप लोग का जो समय है, सब्र का फल मीठा होता है और समय खत्म होने पर जा रहा है। हिंदी का जो पहला पाठ है वहाँ से हम लोग लेखक परिचय करेंगे और बहुत अच्छा मजा आएगा आप लोगों को। कहाँ से कैसा ऑब्जेक्टिव आता है, आप एक भी ऑब्जेक्टिव 100 में आपको कल जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 100 में आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है आप लोगों को। और 50 ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा कि आप लोग 1 से लेकर 100 तक के ऑब्जेक्टिव देखिएगा, जो समझ में आएगा उसी को मारिएगा, ताकि आप लोग को अच्छा नंबर प्राप्त हो सके। तो चलिए, पहला पाठ है हमारे बीच है, शीर्षक पहला पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मेरे प्यारे बच्चों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक भाषण है। क्या है? भाषण। तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। आप लोग भी सुनिए पहले। तुमसे पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा वहां पर, कहानी, निबंध, समझ में गया। तो उसमें आप लोगों को भाषण में मारना है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कौन है, क्या है? भाषण। भाषण में मारना है आप लोग को। चलिए, इस पाठ का लेखक कौन है तो याद रखिएगा, भीमराव अंबेडकर। इस पाठ का लेखक कौन है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं बता दूं, भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता भी कहा जाता है। संविधान निर्माता। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि संविधान निर्माता कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। क्या है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनका जन्म कब हुआ था तो 14 अप्रैल 1891। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। अगर जन्म स्थान के बारे में आप लोग से पूछे तो महू एक गांव है जिसका राज्य है मध्य प्रदेश, MP। मध्य प्रदेश मतलब MP। मध्य प्रदेश मतलब MP। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश राज्य में। तुमसे पूछेगा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ, तो मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश। तुमसे पूछेगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस गांव में हुआ था, तो महू गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? महू गांव में हुआ था। तुमसे पूछेगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस ईस्वी में हुआ था, तो 1891 ईस्वी में हुआ था। कितने तारीख हुआ था? 14 अप्रैल। समझ में गया ना। तुमसे पूछेगा संविधान निर्माता कौन है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए,
तुमसे कभी कभी एग्जाम में पूछेगा कि बाबा साहब किस परिवार में पैदा हुए थे। बाबा साहब दलित परिवार में पैदा हुए थे। किस परिवार में पैदा हुए थे? दलित परिवार में पैदा हुए थे। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है मेरे प्यारे बच्चों कि बाबा साहब किस परिवार में पैदा हुए थे, तो दलित परिवार में पैदा हुए थे। किस परिवार में पैदा हुए थे? दलित परिवार में। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बाबा साहब का निधन कब हुआ? बड़ी शोक की बात है। बाबा साहब का निधन कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ये आपका लेखक परिचय है। अब चलते हैं पाठ के अंदर। क्या चलते हैं हम लोग? पाठ के अंदर। देखिए बाबा साहब के बहुत से किताब लिखा गया है। सब किताब इंग्लिश में लिखा गया है। किस में लिखा गया था? इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। कुछ कुछ किताब के बारे में हर साल एग्जाम में पूछता है। तो बाबा साहब का जो पहला किताब है द कास्ट इन इंडिया। क्या है? द कास्ट इन इंडिया। तुमसे पूछेगा द कास्ट इन इंडिया किस लेखक के द्वारा लिखा गया है? तो बाबा साहब। किसके द्वारा हुआ? बाबा साहब। देखो उसके बाद देयर मैकेनिज। क्या है बुआ? देयर मैकेनिज। उसके बाद जो अगली रचना है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। क्या है बुआ? जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। द अनवांटेज। बहुत ही हिट किताब रहा है। हाँ, द अनटचेबल ये बहुत ही हिट रहा है। अपने जमाने के बहुत अच्छा बुक में गिना जाता है ये। उसके बाद इसके बाद ये भी है हु आर दे। क्या है बुआ? हु आर दे। उसके बाद अगला किताब है हु आर सुदराज। क्या है बुआ? हु आर सुदराज। बहुत सी किताबें हमने इतना ही किताब को लिए हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है। इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं? नहीं, तुमसे पूछेगा जेनेसिस एंड डेवलपमेंट किसकी रचना है? किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर के। तुमसे पूछेगा देयर मैकेनिज किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर। तुमसे पूछेगा द कास्ट इन इंडिया किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर। समझ में आ गया? हु आर दे किसकी रचना है? उसके बाद हु आर सुदराज किसकी रचना है? आ जाएगा। चलिए उसके बाद नोट में कुछ और चीज देख लीजिए। नोट में कुछ और चीज देख लीजिए। क्वेश्चन पूछता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण से लिया गया है? क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रम विभाजन, तुमसे पूछा जाएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण से लिया गया है? तो याद रखिएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। तुमसे पूछेगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का हिंदी रूपांतरण किस लेखक ने किया था? हिंदी रूपांतरण किस लेखक ने किया था? जिसका हिंदी रूपांतरण ललाई सिंह यादव के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ललाई सिंह यादव द्वारा किया गया था। इतना याद रहेगा आप लोग को। चलिए इसमें दो महत्वपूर्ण भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेखक किस विडंबना की बात करता है, विडंबना का स्वरूप क्या है, समझे ना। तो लेखक इस विडंबना का मतलब आश्चर्य, लेखक इस आश्चर्य की बात करता है कि इस युग में भी जाति प्रथा की कमी नहीं है और जाति प्रथा के जो लोग हैं कई आधार पे उनका समर्थन करते हैं। कोई राजनीति के आधार पे करते हैं, कोई काम के आधार पे करते हैं। समझ में गया। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, इसमें बहुत हिट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा आप लोग देख लीजिएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण कैसी बनी हुई है? जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण है और कैसी बनी हुई है? ये दोनों क्वेश्चन आप लोग देख के जाइएगा। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा नंबर आ जाएगा। चलिए हम लोग अगला पार्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अगला पार्ट है, ध्यान दो। अगला पार्ट है, देखिए अगला पार्ट है विष के दांत। विष के दांत। तुमसे पूछेगा मेरे प्यारे बच्चों विष के दांत क्या है? तो कहानी है। क्या है? कहानी। कहानी क्या है बताते। देखिए विष के दांत जो कहानी है वो अमीरी गरीबी की कहानी है। अगर आप लोग को टीचर अगर सुनाए होंगे कहानी को तो बहुत अच्छा तरीका से सुनाए होंगे और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी इस पार्ट से आता है आप लोगों को। और एक अमीर बच्चा एक गरीब बच्चा में क्यों झगड़ा होता है, अमीर बच्चा कुछ गलती भी करता है अमीर घराने की तो लगता है कि वो सही कर रहा है, गरीब बच्चा सही भी करता है, समाज में तो लगता है वो गलत करता है। तो उसी पे आधारित ये कहानी है जिसका लेखक है, जिसका विष के दांत का लेखक है ललीन बिलोचन शर्मा। ललीन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है 18 फरवरी 1916 में हुआ था। अगर जन्म स्थान की बात करें तो बदरघाट पटना बिहार में हुआ था। अपना बिहारी बबुआ है ये ललीन बिलोचन शर्मा, समझे ना। अपना बिहारी बबुआ है ललीन बिलोचन शर्मा जिनका जन्म जो है 18 फरवरी 1916 में हुआ था
और बहुत ही अच्छा कहानी है विष के दांत। एक मुहावरा है विष के दांत, समझ में गया ना। तो आप लोग याद रखोगे, जैसे नाक के बाल होना तो बहुत प्यारा होना, समझे ना, विष के दांत, ये मुहावरा है। आगे बढ़ते हम लोग। देखिए इनका जो भाषा था, ललिन बिलोचन शर्मा का जो भाषा था वो भोजपुरी था। आज की भोजपुरी की बात नहीं करते हम लोग, अभी तो भोजपुरी का लेवले गिरा दिया है नर बउआ सब। अभी जितना भी रूम पर रह रहा है लड़का लोग, सब भोजपुरी गाना ईयरफोन लगा के सुनता है वो, समझे ना, गरी गरी जाए, समझ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज की भोजपुरी ने तुमसे पूछेगा कि ललिन बिलोचन शर्मा का भाषा क्या था, तो भोजपुरी। क्या था बुआरे? भोजपुरी था। चलिए अब कुछ और आगे बढ़ते हैं। ललिन बिलोचन शर्मा का पिता का नाम था रामा अवतार शर्मा। क्या था बुआरे? रामा अवतार शर्मा, समझे ना। सच सच बोलते रहो तो याद भी तुमको भी हो जाएगा। नहीं, ललिन बिलोचन शर्मा का पिता क्या नाम था? रामा अवतार शर्मा। माता का क्या नाम था? रत्नावती देवी। क्या नाम था बुआरे? रत्नावती देवी। कहीं जोर से समझ में गया। चलो, बड़ी दुख की बात है, शर्मा जी बहुत जल्दी निकल पड़े, मतलब 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनका निधन कहाँ हुआ वो नहीं पता है, समझ में गया। चलिए, आप इतना में कोई दिक्कत नहीं ना। विष के दांत के कहानी का लेखक कौन है? ललिन बिलोचन शर्मा। विष के दांत क्या है? कहानी है, समझ में गया ना। अच्छा, ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1916 को। स्थान कहाँ है? तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि ललिन बिलोचन शर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार राज्य में। कहाँ हुआ था रे? बिहार। पता है बिहार की राजधानी कहाँ है? कहाँ है? हाँ, पटना। याद रखना चाहिए, पटना। उनका भाषा भोजपुरी था। पिताजी का नाम रामा अवतार शर्मा था, माता का नाम रत्नावती था। उनका निधन जो है बहुत जल्दी हो गया, 12 सितंबर 1961 में हो गया। चलिए अब इनकी रचना की बात करते। ज़्यादा रचना नहीं है, कुछ रचना लिखा है। दृष्टिकोण इन्हीं का रचना है। साहित्य का इतिहास का दर्शन इन्हीं का है। मापदंड, हिंदी उपन्यास बहुत सा है लेकिन कुछ ही लिए है। हाँ, मानदंड, समझ में क्या। अब हम लोग कहानी के अंदर चलते हैं, समझे ना, कहानी के अंदर चलते हैं। चलिए, इसमें एक सेन साहब होते हैं जो बहुत ही अच्छा, लेखक का दोस्त होता है। सेन साहब क्या होता है? लेखक का दोस्त। एग्जाम में पूछेगा सेन साहब लेखक कौन थे? तो दोस्त थे। क्या थे? दोस्त। अच्छा, काला कार था उनके पास। किसके पास? सेन साहब के पास। उसका कीमत कितना था? 7,500 रुपया। सुन रे पगला पगली सब, अभी के 7,500 में तो साइकिल नहीं आता है। दिमाग लगाओ, अभी की कहानी नहीं है ये। दिमाग लगाइए, अभी की कहानी नहीं है ये, बात समझे ना। तो 7,500 रुपया था। तुमसे पूछेगा सेन साहब की कार की कलर कैसा था, रंग कैसा था? तो काला था। कितना रुपया का था? 7,500 का। हम कहानी के मुख्य पात्र की बात करते हैं। चलिए, अब उसमें वो खचरा लड़का है जिनका नाम है कासू। क्या नाम है? कासू। कासू का ही उपनाम है खोखा। क्या है? खोखा। गांव घर में जो खूब दुलारा दुलोरी लड़का लड़की को, जब लड़का लड़की होता है तो मौसा मौसियर होता है रे, तो उस बच्चा का एगो दूगो नाम नहीं कई नाम रख देता है। जैसे ये बउआ को होगा तो नाम रखेगा ना, मुन्ना, ढक्कन, सीसी, बोतल, जो मर्जी वो रख दीजिए नाम, क्या दिक्कत है। तो उसी प्रकार से कासू का उपनाम है खोखा। खोखा सेन साहब के पुत्र है। क्या है रे? सेन साहब के पुत्र है। और खोखा के बगल में ईयन लगा दिए। ईयन का मतलब होता है कि खोखा इंजीनियर बनना चाहता है। खोखा को इंजीनियर बनाना चाहता है, बनना नहीं चाहता है, बनाना चाहता है। कौन बनाना चाहता है? सेन साहब। तुमसे पूछेगा ना, तुमसे पूछेगा सेन साहब के पुत्र के क्या नाम थे, तो खोखा रहेगा तो खोखा को मारिएगा, नहीं तो कासू रहेगा तो कासू के मारिएगा। एक क्वेश्चन इस पार्ट में बहुत हिट है कि खोखा किस मामले में अपवाद है? जीवन जीने के मामले में। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद सेन साहब को 5 लड़की भी थी। सेन साहब को 5 लड़की थी। ऐसे पूछा जाता है कि वो 5 लड़की हाथ की कठपुतली थी। क्या थी? हाथ की कठपुतली थी। बस मैंने तो तुमसे पूछेगा 5 का नाम। तो चलिए, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये लेखक के 5 लड़कियां थी। क्या नाम थी? समझ में क्या? नहीं सुनिए, सेन साहब की लड़कियां थी। सॉरी समझे ना, ये सेन साहब की लड़कियां थी। कभी कभी एग्जाम में पूछेगा मदन कितना भाई, कासू कितना भाई बहन था? 6। कितना था? 1 भाई 5 गो लड़की, समझे ना। और उसके घर में लड़का लड़की में जो है ना फर्क भी कर दिया जाता था। समझ गया ना,
फर्क भी कर दिया जाता था। समझोगे? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। समझ में आ गया आप लोग? आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक और मुख्य पात्र है, एक नंबर खचरा है, मदनाक। कौन है रे? मदनाक। कौन है रे? मदनाक। तुमसे पूछेगा कि कासू को 4 दांत किसने तोड़ा था रे? 2 दांत किसने तोड़ा था? मदन। किसके लिए? तो लट्टू नचाने के लिए। किसके लिए? लट्टू नचाने। अच्छा, ये मदन का पिता का क्या नाम है? गिरधर लाल। क्या है रे? गिरधर लाल, जो सेन साहब के कौन है? नौकर है। क्या है रे भैया? नौकर है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? एग्जाम में पूछेगा कि सेन साहब के नौकर का क्या नाम है? गिरधर लाल। उसके पिता उसके बेटा क्या नाम है? मदना। क्या रे? मदना नहीं, मदन। क्या रे? मदन। ये मदना बहुत खतरा टाइप लड़का है, समझे ना? क्या रे? खतरा टाइप लड़का। एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया? मदन हक्का बक्का इसलिए रह गया था, समझे ना, कि मदन जो है कासू को 2 दांत तोड़ दिया था, और कासू ठहरा किसको? गिरधर लाल के मालिक के बेटा। समझा? ठहरा ना। तो इसीलिए छोटी छोटी जब गलती करता था ना मदन, तो कर बाबू हुमस के मार बैठता था। कभी ना हुमस के मतलब खूब मारता था। आज तो अपना मालिक के बेटा का दांत तोड़ा है। वो मदन समझ आता है पता नहीं साला कत्ते मार लगते हमारा कुछ ठीक नहीं है। लेकिन याद रखो उस दिन उसके पिताजी एक को थप्पड़ मारवे नहीं किया, बस इसीलिए वो हक्का बक्का रह गया। लिख देगा एग्जाम में। चलिए अगला पार्ट हम लोग देखें। चलिए मजा आता होगा। अभी तक भी अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। समझ में क्या? चलिए अगला पार्ट देखते हैं हम लोग। चलिए ध्यान दीजिए, अगला पार्ट को देखिए। अगला पार्ट देख लीजिए। देखिए अगला पार्ट है, ध्यान दो। अगला पार्ट है भारत से हम क्या सीखे। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक भाषण है। क्या ये? भाषण, और जर्मन भाषा में दिया गया भाषण था, समझे ना। किसके द्वारा दिया गया था? तो मैक्स मूलर के हिसाब से। इसीलिए इस पाठ का लेखक कौन होगा? मैक्स मूलर। भारत से हम क्या सीखे पाठ का लेखक कौन है? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर का जन्म जो है 6 सितंबर 1827 ईस्वी में हुआ था। 6 दिसंबर 1827 में हुआ था। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जनवरी में। जर्मनी में नहीं, हाँ। इनका जन्म 6 दिसंबर 1827 में। इसका पूरा जो नाम है वो फ्रेडरिक मैक्स मूलर है। फ्रेडरिक मैक्स मूलर है। इनका जन्म स्थान जो है जर्मनी में हुआ है। डेसाऊ नामक नगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? डेसाऊ नामक नगर में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम है? विल्हेल्म्स मूलर। क्या होता है? विल्हेल्म्स मूलर। और इनका जन्म कब हुआ था? 18 अक्टूबर 1990। हाँ, इसका निधन। इसके आसपास से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रहो कि तुमसे पूछेगा कि भारत से हम क्या सीखे, एक भाषण है। इनका लेखक मैक्स मूलर है। इनका जन्म जो है, अच्छा ये नहीं डालता, कभी कभी ये सिंगल डाल देता है 1823, याद रखिएगा। इनका कभी कभी पूरा नाम पूछ लेता है, तो देख लीजिए पूरा नाम क्या है, डाल देना है। अच्छा, तुमसे पूछेगा कि मैक्स मूलर का जन्म जर्मनी के किस गांव में, नगर में हुआ था? डेसाऊ। समझ में गया? चलिए, इनके पिता का नाम ये तो रहेगा ही रहेगा। समझ में गया? इनका निधन कब हुआ था? 28 अक्टूबर 1900 में हुआ था। समझे ना? चलिए, अब इसके पाठ के अंदर में देखिए, भारत से हम क्या सीखे। ये जर्मन भाषा में दिया गया एक भाषण है, मैक्स मूलर के द्वारा दिया गया था। लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। तुमसे पूछेगा कि भारत से हम क्या सीखे, ये जो भाषण है जर्मन भाषा में दिया गया था, इसका हिंदी रूपांतरण कौन किया था? तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। चलिए अगला पाठ को हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए आप लोग। अगला पाठ है, अगला जो पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये ललित निबंध, क्या है ये? ललित निबंध। तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये कौन निबंध है? तो ललित निबंध। क्या है? ललित निबंध। चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं,
पाठ का जो लेखक है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब देखिए उनका जन्म स्थान देखिए, आर्त दुबे का छपरा। कहा था? आर्त दुबे का छपरा, बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया उत्तर प्रदेश। इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? तुमसे पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में नहीं, कहाँ हुआ था या कहाँ हुआ था? तो बलिया रहेगा तो बलिया मारना, छपरा रहेगा तो छपरा मारना। समझ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनका निधन जो है सन 1989 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। चलिए इनका रचना देखते हैं। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कूटज, विचार प्रवाह। उसके बाद है आलोक पर्व। देखो आलोक पर्व तो इतना हिट कर गया इनका, जिसके लिए भारत सरकार ने इसे जो है ना पद्म श्री दिया गया। अब देखते हैं क्या दिया गया। वान भट्ट की आत्मकथा। क्या था? वान भट्ट की आत्मकथा। और है लेकिन इतना ही पे सीमित कर दिए हैं कि इतना ही देख के जाइए, कितना देखिएगा उस रात में। चलिए अब ध्यान दो, द्विवेदी जी मतलब आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। जैसे हीरो हीरोइन होता है ना, तो उसको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया जाता है ना, उसी प्रकार से बेस्ट लेखक का अवार्ड है। क्या है? बेस्ट लेखक का अवार्ड है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कैसे? नहीं, आपको पढ़ ले, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? तुमसे पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कहानी के लिए मिला था? तो आलोक पर्व। कौन कहते बोले? आलोक पर्व पे मिला था। उसके बाद तुमको पूछेगा कि भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण इनको दिया गया था। भारत सरकार द्वारा क्या दिया गया था? पद्म भूषण दिया गया था। उसके बाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा इनको डी.लिट की उपाधि दी गई थी। क्या होता है? डी.लिट। पढ़ाई का अंतिम श्रेणी जो होता है वो डी.लिट होता है, की उपाधि दी गई थी। चलिए एक क्वेश्चन इसमें बहुत वीवीआई होता है, कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि लेखक के सामने नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये प्रश्न कहाँ से आया था? लेखक की छोटी लड़की के द्वारा गया था। क्या गया था? लेखक की छोटी लड़की द्वारा दिया गया था। आप लोग इतना देख लीजिए, उम्मीद है कि आ जाएगा। चलिए अगला पार्ट देखते हैं हम लोग। चलिए अगला पार्ट है हमारा, बहुत अच्छे तरीक़ा से आप लोग देख रहे हैं और तैयारी भी कर रहे होंगे। अगला पार्ट है हमारा, देखिए ध्यान दीजिए सब बच्चा। अगला पार्ट है नागरी लिपि। मेरे प्यारे बच्चों, तुमसे इसमें क्वेश्चन बहुत हिट पूछता है कि नागरी लिपि में अक्षरों में स्थिरता कब आई? जब अक्षर छपने लगा ना तब स्थिरता आ गई, नहीं तो उल्टा पुल्टा होते रहता था। समझे ना? ध्यान दो, नागरी लिपि जो है ना एक निबंध। क्या है? निबंध। तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि नागरी लिपि क्या है, तो निबंध में टिक मारना। किस में मारना बुआ रे? निबंध में टिक मारना। चलिए अब तुमसे पूछेगा इसका लेखक कौन है? नागरी लिपि का लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य। क्या है ये? गुणाकर मूल्य। गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ? 1935 में। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक गांव में हुआ था। अमरावती जिले गांव में हुआ था। इसका निधन मतलब मरे थे कब? तो 2009 में। समझ में गया? तुमसे पूछेगा गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ? 2009 में। कितना हुआ था? और जन्मे थे कब? 1935 में। अच्छा किस राष्ट्र में? तो महाराष्ट्र में। किस राष्ट्र में? महाराष्ट्र में। अमरावती किस जिले में हुआ था? अमरावती जिले। किस जिले में हुआ था? अमरावती। देखो इनका कुछ रचना है, अक्षरों की कहानी। क्या बोल रहे? अक्षरों की कहानी, भारत इतिहास और संस्कृति। क्या है? भारत इतिहास और संस्कृति। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक। क्या है? प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक मेंडलीफ। बहुत अच्छा है ये मेंडलीफ। सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपि की कहानी, ब्राह्मण परिचय। ये जो गुणाकर मूल्य थे ये खगोलियन भी बहुत बड़ा थे। समझे ना? हिंदी
खगोलियन जो थे वो हिंदी के लेखक तो थे ही, इसके अलावा भी बहुत डिग्री इनके पास था। चलिए, उनके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है कि नागरी लिपि कहाँ से ली गई है, तो इन्हीं का एक कहानी है भारतीय लिपि की कहानी। नागरी लिपि जो है भारतीय लिपि की कहानी से लिया गया है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, समझे ना। और इस पाठ से भी कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछता है। इस पाठ में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन मेरे हिसाब से है कि अक्षरों में स्थिरता कब आई, समझे। ये क्वेश्चन पूछने लायक है, पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो आप लिख सकते हैं कि अक्षरों में स्थिरता तब आई जब अक्षर छपने लगा। क्या होगा बारे? छपने लगा। चलिए अगला पाठ देखते हैं हम लोग। चलो ध्यान दो, सभी विद्यार्थियों से मेरा विनती रहेगा किसी प्रकार के हल्ला नहीं कीजिए। अगला जो पाठ है वो पाठ है बहादुर। क्या है रे? बहादुर। बहादुर पाठ एक कहानी है, अब बहुत ही अच्छा पाठ है, इसके लिए हम बीवीआई करते हैं। अभी तक में जितना भी पाठ था उस पाठ में ये पाठ बहुत ही अति महत्वपूर्ण है एग्जाम के व्यू से। इससे क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार हम लोग लेखक परिचय कर लेते हैं, तब पाठ के अंदर में घुसेंगे और ऑपरेशन करेंगे ठीक ठाक से, समझे ना। चलिए, शीर्षक है बहादुर। बहादुर एक कहानी है, कहानी बताया गया है। और इसका जो लेखक है, लेखक तो लिख भी नहीं किए हैं, सॉरी, लेखक क्या था? क्या है? अमरकांत। अमरकांत क्या था? लेखक क्या है? सुनो, बहादुर कहानी है। तुमसे पूछेगा बहादुर क्या है, तो कहानी है। उसका लेखक क्या नाम है? अमरकांत। सुनिए, अमरकांत का जन्म जो है जुलाई 1925 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान जो है बलिया, उत्तर प्रदेश। बलिया, उत्तर प्रदेश। अब इनका कुछ रचना है। क्या है? रचना है, ध्यान दो। रचना क्या है? जिंदगी और जोक। क्या है रे? जिंदगी और जोक। तुमसे पूछेगा जिंदगी और जोक किसकी रचना है? अमरकांत का। किसकी है बुआरे? अमरकांत का। दूसरा है देश के लोग। क्या है बुआरे? देश के लोग। मौत का नगर। मौत का नगर। मित्र मिलन। क्या है बुआरे? मित्र मिलन। देखो ये पूछता है एग्जाम में, एक दो बार एग्जाम में पूछा है। मित्र मिलन किसकी रचना है? अमरकांत का। मित्र मिलन किसकी रचना है? तो अमरकांत का। आगे बढ़िए, कुहासा किसकी रचना है? अमरकांत का। सूखा पत्ता क्या हो जाएगा? अमरकांत का। आकाश पक्षी किसका हो जाएगा? अमरकांत का। काले उजले दिन। काले उजले दिन किसकी रचना है? अमरकांत का। उसके बाद सुखजीवी किसकी रचना है? अमरकांत का। उसके बाद बीच की दीवार किसकी रचना है? अमरकांत का। और ये भी एग्जाम में पूछेगा इस बार कि ग्राम सेविका किसका रचना है? अमरकांत का। चलिए अब हम लोग पाठ के अंदर चलते। क्या चलते हैं हम लोग? पाठ के अंदर। ये तो लेखक परिचय था। देखो 2 मिनट का समय दीजिए, हम आप लोगों को पूरे कहानी 2 मिनट में समझा देते हैं कि कहानी क्या था। देखो इस पाठ का जो मुख्य पात्र है वो बहादुर है, और बहादुर का पूरा नाम दिल बहादुर है। बहादुर के पिता जो है युद्ध में मारा गया है। बहादुर का जो घर है वो नेपाल है। क्या है रे? नेपाल इसमें दिया गया है। और उसके बाद लेखक की जो पत्नी का जो नाम है, लेखक की जो पत्नी का नाम है वो निर्मला है। निर्मला है। निर्मला का जो बेटा का नाम है, मतलब लेखक का क्या है? किशोर है। क्या है रे? किशोर है। और उसके यहाँ जो है क्या बोलते हैं, दिल बहादुर को कौन लेके आया था? तो लेखक का साला, बड़ा साला कौन लेके आया था? लेखक का बड़ा साला। बहादुर घर छोड़ के क्यों भाग गया था? तो माँ के मार के कारण। किसके मार के कारण? माँ के मारे कारण। बहादुर वो खचरा लड़का था, एक नंबर शुद्ध आवारा टाइप का लड़का था। एक दिन अपना भैंसिया को हुमच के मार दिया। क्या किया बोले? हुमच के, मतलब खूब पुष्टान में मारा। वो भैंसिया भी क्या था, भौंकते उकरते अपनी मम्मी के पास चला गया। नहीं रे, मतलब जो किसान के पास चला गया। उसकी मम्मी भी आव ना ताव देखा, हमारा हुमच के छोरा को मार दिया। किसको? बहादुर को मार दिया, जिस कारण वो घर छोड़ के भाग गया। तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि बहादुर के पिता कहाँ मारा गया था? युद्ध में मारा गया था। नहीं, अच्छा, बहादुर अमरकांत के घर छोड़ के किसके मारे कारण भागा था? किशोर के मारे कारण। किशोर के मार के कारण बहादुर लेखक घर छोड़ के भाग गया था। क्वेश्चन ऐसा पूछता है। तुमसे ये भी पूछेगा, बैठ जाओ,
तुमसे पूछेगा कि बहादुर दिखने में कैसा था, तो चकैठ, गोरा लड़का था, नाटा था, नेपाली जैसा था, गला में स्कर्ट लाल कलर का था, स्कर्ट मतलब रुमाल था, फटा हुआ जूता था, समझ में गया ना, समझ में गया। आंख मलते हुए लेखक के जो है साला देखा था वो, समझ में गया। निर्मला का भाई कौन था? निर्मला का भाई। एग्जाम में पूछेगा कि बहादुर को लेके कौन आया था? लेखक का भाई, निर्मला का भाई। अबे साला नहीं सुनना, पहले ऑप्शन सुनो ना। तुमसे पूछेगा कि बहादुर को लेके कौन आया था, तो लेखक का भाई नहीं, लेखक की पत्नी की भाई, समझ गए ना, वही लेखक की पत्नी की भाई, समझ गए ना। आंख मूंद के कुछ मत मार देना, समझे ना। अब ऐसा नहीं कि निर्मला के साला मार देना, ठीक है, समझ गया। तो अगला पार्ट हम लोग देखते हैं। ये आपका पार्ट का इंट्रोडक्शन था अंदर की, और देख लीजिएगा लेखक की जो पत्नी का नाम है सब बता ही दिए हैं, आप लोग देख लीजिए, समझ गया। और इस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने का चांस रहेगा, समझ में गया। तो चलिए अगला पार्ट को हम लोग देखते हैं। ध्यान दो सभी विद्यार्थी, ध्यान दीजिएगा, अगला पार्ट है। सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, अगला पार्ट है। यहाँ तक आप लोग पूरा कंसेस होकर देखे हैं, उम्मीद है कि आगे भी देखिएगा आप लोग। चलिए अगला पार्ट है, देख लीजिए। अगला पार्ट है परंपरा का मूल्यांकन। मेरे प्यारे बच्चों, परंपरा का मूल्यांकन एक निबंध है। क्या ये निबंध है? जिसका लेखक रामविलास शर्मा है, जिसका लेखक रामविलास शर्मा है, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यूपी उच्च गांव सनी में हुआ था, सानी में हुआ था। इनका निधन जो है 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। इससे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि परंपरा का मूल्यांकन निम्नलिखित में क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग निबंध में मारिएगा। क्या मारिएगा? निबंध में। या परंपरा के मूल्यांकन का लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा है। या तुमसे पूछेगा कि रामविलास शर्मा का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो 1912 में। किसे मारना है आप लोग को? 1912 में मारना है। या तुमसे पूछेगा कि रामविलास शर्मा का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आप लोग को मारना है उत्तर प्रदेश। क्या मारना है? यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। या तुमसे पूछेगा कि रामविलास शर्मा का निधन कब हुआ था? तो 30 मई 2000 ईस्वी को कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। चलिए इनके जीवन से कुछ महत्वपूर्ण चीज है जो हम लोग अभी जानने का प्रयास करेंगे, उससे भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। चलिए तो देखते हैं हम लोग। देखिए परंपरा का मूल्यांकन, यह निबंध इसी नाम की पुस्तक से ली गई है। तुमसे पूछेगा कि परंपरा का मूल्यांकन जो निबंध है वो रामविलास शर्मा के किस निबंध से संकलित है? तो इसी नाम से जो था उसी में से लिया गया था। आगे अगर आप बढ़िएगा, उन्हें निराला, एक इसका निबंध है निराला, जिस निराला पर जो है ना, जिस निराला पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तुमसे पूछेगा कि रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस निबंध पे मिला था? तो निराला पर। किस में मिलेगा? निराला पर। याद रहेगा? निराला पर। तुमसे पूछेगा कि रामविलास शर्मा का एक निबंध निम्नलिखित में कौन है? तो निराला टिक मारिएगा। क्या बोलिएगा? निराला। और ज्यादा है लेकिन निराला ज्यादा VVI है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाद में देखिए, याद रखिएगा, बाद में विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर वे KS हिंदी संस्था के निर्देशक बने थे। तुमसे पूछेगा एग्जाम में किसके अनुरोध पर वो KS संस्थापक के निर्देशक बने थे? आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर KS हिंदी संस्थापक के निर्देशक बने थे। याद रहेगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए उसके बाद 1900, अच्छा यहीं से 1974 में, कितना में? 1974 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए। वहां पर सेवानिवृत्त हुए 1974 में। कितना हुआ था? 1974 में। उसके बाद 1949 से लेकर 1953 के बीच में
1949 और 1953 के बीच में वह रामविलास शर्मा जी जो है भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे। भारतीय प्रगतिशील के मंत्री रहे थे। कब से कब तक के बीच में? 1949 से लेकर 1953 के बीच में रहे थे। तुमसे कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ देगा कि रामविलास शर्मा जी महामंत्री कितने वर्ष तक रहे थे? कितने वर्ष तक रहे थे? 49 में हुए और 53 तक रहे। तो कितना तक हुआ? 4 वर्ष के लिए। याद रहेगा तुमको, समझ में? इस पार्ट से इतना ही जानकारी आप लोग को हमें मिला है, समझा ना। आगे हम लोग अगले पार्ट को देखते हैं। चलिए अगला पार्ट है, ध्यान दीजिए सब बच्चा। अगला पार्ट है जीत जीत में मैं निखरत हूँ। जीत जीत में मैं निखरत हूँ सस्ताकार है, अब लगा दीजिएगा टिक। उसके बाद देखिए इसका लेखक जो है, लेखक पंडित बिरजू महाराज है। पंडित बिरजू महाराज है जिनका जन्म, थोड़ा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है जन्म, घबराइएगा नहीं, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ध्यान दो। पंडित बिरजू महाराज का जो जन्म है वो 4 फरवरी 1938 ईस्वी दिन शुक्रवार सुबह 8 बजे बसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था। कोई भारी बात नहीं। यहाँ से आप लोग सुनो ना, यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाएगा। तुमसे पूछेगा पंडित बिरजू महाराज का जन्म जो है बसंत पंचमी के कितने दिन पहले हुआ था? तो 1 दिन पहले हुआ था। 1 दिन, तो 1 दिन में बस हल्ला नहीं कीजिए, व्यवस्था को नहीं वो करवाइए। हाँ, तो 1 दिन पहले हुआ था। तुमसे पूछेगा पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस दिन हुआ था? शुक्रवार का दिन था। अगर तारीख पूछेगा तो 4 फरवरी 1938 में हुआ था, नहीं। और कितने बजे हुआ था? 8 बजे। कितने बजे हुआ था भाई? 8 बजे। इतना याद रहेगा। अच्छा, इसका जन्म स्थान एक्यूरेट तो नहीं था, लेकिन लखनऊ के जाफरीन में हुआ था, समझे ना। उसके बाद इसका पिता का नाम क्या है? अक्षन महाराज। क्या नाम है इसका? अक्षन महाराज। इस पार्ट में तो बहुत लंबा चौड़ा पार्ट है। पार्ट की बात करोगे तो लंबा चौड़ा पार्ट है। इसमें अगर बिरजू महाराज के चाचा का नाम पूछोगे तो क्या है? शंभू महाराज था। उसको कितने वर्ष की उम्र में, अच्छा इसी में उसका पिताजी मर जाता है। कितने वर्ष के एज में मर जाता है? 9.5 वर्ष के एज में। 9.5 वर्ष के एज में किसको? पंडित बिरजू महाराज के कौन मर जाता है? पिताजी मर जाते हैं, समझे ना। तो पूछेगा तो बता देना। अच्छा एक चीज और है, कि पंडित बिरजू महाराज के जो कितने भाई बहन थे? कितने भाई बहन थे? कितने भाई बहन थे? 4 भाई बहन थे, 3 बहन, 1 भाई, आखिरी संतान था ये, समझ में गया। चलो अगले देखो, पंडित बिरजू महाराज, अदर ध्यान दीजिए, याद ध्यान दो। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के वंशज थे। किसी घराने के? लखनऊ घराने के वंशज थे और 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। किस पीढ़ी का? 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। इनके मतलब 7 पीढ़ी तक लोग यही नाचा, मतलब गाना बजाना करते थे, समझे क्या? समझे क्या? इस पार्ट से इतना ही जानकारी मिला है। हम लोग अगला पार्ट को देखते हैं, आएगा तो मार दीजिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। चलिए ध्यान दीजिए सब विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। जिन जिन छात्रों को नहीं दिखाई पड़ रहा है वो खड़ा होकर देख सकते हैं। उसके बाद हमारी बात को सिर्फ लिखने के बात नहीं, फिर सुनिए बात को क्या था। अगला पाठ है आविन्यू। आविन्यू अगला पाठ है। ललित रचना है। क्या है ये? ललित रचना है। तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि आविन्यू क्या है, तो ललित रचना है। क्या बोल रहे? ललित रचना है। पाठ बहुत भीविया है, इस पाठ को देखिएगा क्योंकि इस पाठ से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ध्यान दो। आविन्यू एक ललित रचना है जिसका लेखक जो है, जिसका लेखक अशोक वाजपेयी है। जिसका लेखक क्या है? अशोक वाजपेयी, जिनका जन्म 16 फरवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। 16 जनवरी 1941 ईस्वी में हुआ था। स्थान है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनका जहाँ हुए थे मूल निवास था सागर मध्य प्रदेश। कहाँ का था? सागर मध्य प्रदेश। तुमसे पूछेगा कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था, तो छत्तीसगढ़। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़। लेकिन जो है ना उसका मूल निवास कहाँ था? सागर मध्य प्रदेश। उनका पिता का नाम था
परमानंद वाजपेयी, उनके माता का नाम था निर्मला देवी। उनकी माता क्या नाम था? निर्मला देवी। इतना बात याद रहेगा आप लोगों को। तुमसे पूछेगा कि अशोक वाजपेयी का माता का क्या नाम था, तो निर्मला देवी, या उनके पिता का नाम तो परमानंद वाजपेयी। परमानंद वाजपेयी। आप लोगों को बात समझ में आता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो लेखक परिचय था। अब पाठ के अंदर की कुछ मुख्य बात को हम लोग देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर में। देखिए, सबसे पहली बात आप देखिए कि एवेन्यू एक जगह का नाम है जो फ्रांस में है। एक जगह की नाम है, ध्यान दो। दक्षिण अफ्रीका में रोम नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है जो कभी पोप की राजधानी हुआ करती थी। समझ में गया? एवेन्यू क्या है? तुमसे पूछेगा एवेन्यू क्या है, तो ये पोप की राजधानी, पुराने हिसाब से, किसके हिसाब से? पुराने हिसाब से पोप की राजधानी हुआ करती थी। तुमसे पूछेगा एवेन्यू कहाँ बसा हुआ है, तो रोम नदी के किनारे, रोन नदी के किनारे। किस किनारे? रोन नदी किनारे। एवेन्यू किस देश में है, तो कहाँ है? फ्रांस, दक्षिण फ्रांस में। क्या है वो? दक्षिण फ्रांस में। इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी वो तो बात का, लेकिन अभी वर्तमान में फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष यहाँ होता है। कहाँ होता है? एवेन्यू में। कहाँ होता है? एवेन्यू में। अभी जो है एवेन्यू क्या है, तो फ्रांस और यूरोप का जो है ना एक प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है। एक प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है जहाँ पर हर वर्ष जो है ना, हर वर्ष रंग समारोह होता है। क्या होता है? रंग समारोह। रंग से पता लगता है होली टाइप कुछ होता होगा वहाँ पे, समझ गए? उसी में अशोक वाजपेयी को निमंत्रण देके बुलाया गया था। समझ में? उसी में निमंत्रण देके बुलाया गया था। तुमसे पूछेगा कि एवेन्यू अभी क्या है, तो वहाँ, अच्छा, एवेन्यू में हर वर्ष क्या मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है? रंग समारोह। क्या मनाया जाता है वगैरह? रंग समारोह। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अब देखिए, अशोक वाजपेयी के कुछ निजी जीवन में जाते हैं हम लोग। अशोक वाजपेयी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है। उसके बाद दयावती मोदी कवि शिखर सम्मान से भी संवारा गया था इनको। समझ गए? आपसे पूछेगा दया मोदी कवि शिखर सम्मेलन किस लेखक को दिया गया था, तो अशोक वाजपेयी को। किसको दिया गया था? अशोक वाजपेयी को। एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, साहित्य अकादमी पुरस्कार लगभग अभी तक पढ़े हैं ना, उस सब में लगभग को दिया गया है ये साहित्य अकादमी पुरस्कार। लेकिन जो हट के रहेगा वही एग्जाम में आएगा। समझेगा? जो अलग हट के रहेगा वही एग्जाम में आने का ज्यादा चांस रहता है। समझेगा ना? तुमसे पूछेगा कि निम्नलिखित में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, तो एक नहीं करीब 4-5 गो लेखक का अभी तक हम देख लिए हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। समझे ना? तो वहाँ पे कंफ्यूज रहेगा। आपको अलग जो दिखेगा उसको अंडरलाइन करके जाइएगा। एग्जाम में हो सके तो एग्जाम में लग सकता है क्वेश्चन। समझ में गया? चलिए अगला पार्ट को हम लोग देखते हैं। चलो ध्यान दो, आप सभी विद्यार्थियों से विनती रहेगा कि इतना देर तक आप लोग शांत वातावरण से रहे, आगे भी शांत वातावरण से रहिए। चलिए आप लोग हल्ला गुल्ला नहीं कीजिए। चलो ध्यान दो, अगला पार्ट है मछली। मछली VBI है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग सभी विद्यार्थियों से कहते हैं रिक्वेस्ट बना, इतना देर तक आप लोग शांत वातावरण से रहे, आगे भी देखिए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली है, मछली पाठ है जिसका लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। जिसका लेखक क्या है? विनोद कुमार शुक्ल है, जिनका जन्म 1 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। स्थान है छत्तीसगढ़, गांव राजनंद। क्या हुआ रे? राजनंद, गांव राजनंद। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली पाठ के लेखक कौन है? तो क्या होगा? विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो आप लोग बताइएगा। 1937 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल किस राज्य में पैदा हुए थे? किस राज्य में पैदा हुआ था? छत्तीसगढ़ में। चलिए अच्छा, ये तो लेखक परिचय था, इतना ही था।
हम लोग पाठ के अंदर वाला बात को जानेंगे। देखिए, मछली एक ऐसी कहानी है जो मछली और इसमें एक दीदी का चर्चा किया गया है। लड़की का जीवन किस तरह से परिवार में रहता है उसका चरित्र चित्रण किया गया है विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा। बहुत ही अच्छा कहानी है। उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों को टीचर जरूर सुनाएंगे इस कहानी को। जिस तरह बेगर पानी के मछली तरप तरप के मर जाती है, उसी प्रकार से कुछ छूट ना मिले घर में लड़कियों को तो सिसक सिसक के रोती है। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? तो उसमें बहुत अच्छा है। इसमें क्या होता है कि एगो संतू नाम का लड़का होता है जो दीदी का भाई होता है, समझे ना। और संतू का एक बड़ा भी भाई होता है जिसका कोई नाम नहीं दिया गया है। उसमें एक नौकर है, नौकर का नाम था रे भंगू नहीं, भंगू नहीं, क्या नाम? मग्गू, भग्गू था। चलिए हल्ला नहीं कीजिए, भग्गू था। उसके बाद चलिए पाठ के अंदर में हम चलते हैं थोड़ा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद पाठ अच्छा है। चलिए देखो, अच्छा, विनोद कुमार शुक्ल के एक उपन्यास है जिस उपन्यास का नाम है नौकर की कमीज। क्या है? नौकर की कमीज। जिस नौकर की कमीज के पर उपन्यास पर एक फिल्म बनाया गया है। फिल्म बनाने वाला का क्या नाम है रे? मनी कौल। क्या नाम है? मनी कौल के द्वारा फिल्म का निर्माण किया गया है। एग्जाम में तुमसे पूछेगा कि ऐसा कौन सा लेखक है जिसके उपन्यास पर फिल्म बना है, समझा ना। विनोद कुमार शुक्ल। कौन सा उपन्यास है? तो नौकर की कमीज। कौन उपन्यास है? तो नौकर की कमीज। या तुमसे क्वेश्चन ऐसा भी तो आ सकता है कि नौकर की कमीज किस निर्माता द्वारा फिल्म बनाया गया था? तो मनी कौल। किस बता रहे? मनी कौल के द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन एक्यूरेट पूछने की चांस रहेगा कि 1992 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहाय समृद्धि पुरस्कार दिया गया था। तुमसे पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल को रघुवीर सहायक समृद्धि पुरस्कार किस ईस्वी में दिया गया था? किस ईस्वी में दिया गया था? तो 1992 ईस्वी में दिया गया था। 1992 ईस्वी में दिया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, उसके बाद 1997 ईस्वी में दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से नवाजा गया था। तुमसे पूछेगा कि विनोद कुमार शुक्ल को दयावती, क्या है? दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब नवाजा गया था? तो 1997 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 1990 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। देखिए, उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मछली पाठ कहाँ से लिया गया है? अच्छा, विनोद कुमार शुक्ल के किस उपन्यास से लिया गया है मछली पाठ? तो देखिएगा, मछली पाठ जो है महाविद्यालय पाठ से लिया गया है, जो इनका उपन्यास है। किसका है? विनोद कुमार शुक्ल का। अब चलिए पाठ पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं हम। इस पाठ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। आप देखिएगा, तनी किताब उल्टाइए तब बुआरे। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मछली और दीदी में क्या समानता है? मछली और दीदी में क्या समानता है? समझ गए? मछली और दीदी में क्या समानता है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया। आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला पाठ को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, समझ में गया। अगले पाठ को देखते हैं। चलिए देखिए, चलो ध्यान दो। अगला पाठ है, ध्यान दीजिए सब बच्चा। अगला पाठ है नौबत खाने में इबादत। ये जो है व्यक्ति चित्र है, व्यक्ति चित्र की चित्रण है। देखो तो व्यक्ति चित्र है। और नौबत खाने में इबादत जो है एक व्यक्ति चित्र है और किसी एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया है। इसमें बिस्मिल्लाह खां का चर्चा किया गया है। और बिस्मिल्लाह खां जो है बहुत ही अच्छा जो है ना शहनाई वादक थे। क्या था बोले? शहनाई वादक थे। कहानी अगर आप लोग सुने होंगे तो बहुत अच्छा लगता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका लेखक है यतीन्द्र मिश्र।
क्या नाम है इसका, लेखक क्या है, जिनका जन्म जो है 1977 ईस्वी में हुआ है, जन्म स्थान जो है अयोध्या। तुमसे पूछेगा अयोध्या में कौन जन्म लिया, तो राम का नाम नहीं लेना, इस हिंदी के आधार पर किसका नाम लेना है, यतीन्द्र मिश्र, यूपी इसका जन्म स्थान। यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ, तो यूपी में। कहाँ पर, तो अयोध्या में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका जो 3 गो जो है, इनका जो है अब तक का जो 3 गो जो काव्य संग्रह बहुत हिट रहा है, क्या रहा है, बहुत ही हिट रहा है, जिसमें पहला है यदा कदा, क्या है, यदा कदा, दूसरा है अयोध्या, तीसरा है ढ्योरी पर आलाप। देख लीजिएगा आप लोग, लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। बुरा नहीं मानिएगा कोई। आपको है ज़्यादा बोलने के लिए ना, फिर हर में से जैसा नहीं बोलिए ना। ढ्योरी पर आलाप देख लिए, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यतीन्द्र मिश्र को क्या क्या पुरस्कार मिला है वो तनी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में घुसा देता है, मतलब पूछ देता है, याद रखिए पूछ देता है, ध्यान दो। अभी तक आप लोग है वीडियो बने बहुत अच्छा लग रहा है, नहीं छोड़ के गए होंगे तो चलिए हिंदी का एग्जाम चलिए, समझ में गया। तो आप सभी विद्यार्थियों से विनती रहेगा कि अभी तक लाइक नहीं किए तो कर दीजिए। नज़दीकी जितने भी छात्र हैं पढ़ने लिखने वाले, सबके पास वीडियो शेयर कर दीजिए। बहुत अच्छा तरीका से पढ़ा रहे हैं हम अपने हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यतीन्द्र मिश्र को क्या क्या पुरस्कार मिला है वो थोड़ा लिस्ट है, देखते हैं। पहला पुरस्कार है भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार। तुमसे पूछेगा कि भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार किस लेखक को मिला था, तो बोले यतीन्द्र मिश्र। दूसरा है भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार यतीन्द्र मिश्र को मिला था। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछेगा जरूर ही, आप देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे अलग है और अभी तक के जो हिंदी पार्ट में जो लेखक है उसमें ये दिया गया है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किस लेखक को मिला था, तो यतीन्द्र मिश्र को। ये क्वेश्चन पूछने लायक हिट क्वेश्चन है, कल जरूर पूछेगा ये क्वेश्चन, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किस लेखक को मिला था, तो यतीन्द्र मिश्र को। अब चलते हैं हेमंत समृद्धि कविता पुरस्कार, हेमंत समृद्धि कविता पुरस्कार किसको मिला था, तो यतीन्द्र मिश्र को। रज्जा पुरस्कार भी इसे सम्मानित किया गया था। ऋतुराज सम्मान, ऋतुराज सम्मान किस लेखक को मिला था, तो यतीन्द्र मिश्र को। किस लेखक को मिला था, यतीन्द्र मिश्र को। आप पूछ लीजिएगा यतीन्द्र मिश्र का जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछेगा, क्योंकि अभी बहुत वायरल चल रहा है अयोध्या, नहीं रे, तो अयोध्या में किस लेखक का जन्म हुआ था, यतीन्द्र मिश्र। अयोध्या में किस लेखक का, यतीन्द्र मिश्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आप लोग तनी हम लोग पाठ के अंदर चलते हैं। तो पाठ जो है ये नौबत खाने में इबादत जो है, ये बिस्मिल्लाह खां का चर्चा किया गया है। और बिस्मिल्लाह खां जो है ना भारत में बहुत अच्छे शहनाई वादक है। आप लोग शहनाई वादक, अभी के ज़माना में जो शादी विवाह होता है तो अब कौन शहनाई करता है, पहले के ज़माना में मरवा के बगल में बैठ के जब शादी विवाह होता था ना, तो मरवा के बगल में शहनाई जो टी टी जो करके बजाता था, वही शहनाई बजा, तो डीजे पर हिला देता है सब, समझ गया ना। तो बिस्मिल्लाह खां का चर्चा किया गया है। तुमसे एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि बिस्मिल्लाह खां का बचपन का नाम क्या था, कमरुद्दीन। क्या नाम था, कमरुद्दीन, समझ में गया। चलिए अब एक पार्ट बचा है कहानी में, शिक्षा और संस्कृति, उसको भी पूरा देख लीजिए। उम्मीद है कि कल एग्जाम में जरूर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ चलो ध्यान दो। कहानी का ये लड़का, कहानी का रिकॉर्डिंग हो रहा है, हल्ला नहीं कीजिए। कहानी का ये लास्ट पार्ट है। कौन खंड, काव्य की गद्य, काव्य है ना, देखो ना, ये एक लास्ट है, हमारे महात्मा जी का है, ध्यान दीजिए। सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट रहेगा कि इस पाठ को अच्छी तरीक़ा से देखिए। देखिए सिलेबस में गांधी जी को पढ़ना और उसके निजी जीवन में गांधी जी को पढ़ना दोनों अलग अलग हैं, समझ गए ना। तो मैं सभी विद्यार्थियों से आज उन सभी विद्यार्थियों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप लोग कम से कम नहीं कुछ तो इस कहानी के माध्यम में महात्मा जी को समझिए, महात्मा गांधी को समझिए कि उन्हीं की देन है जो आज भारत आज़ाद है, समझ में गया। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखते रहे हैं और अभी भी देखने का पूरे प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखिए, आप देखिए कि ये शिक्षा और संस्कृति जो पाठ है वो विद्यार्थी के लाइफ में बहुत अति महत्वपूर्ण पाठ है, समझे ना।
आप लोग गांव से आए हैं परीक्षा देने के लिए, तो गांव में खेतीबाड़ी भी करना होता है, सब कुछ करना होता है। इधर ध्यान दो, महात्मा गांधी जी के जो द्वारा कहा जाता था शिक्षा और संस्कृति में कि शिक्षा के साथ साथ रोजगार भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रोजगार होना चाहिए। केवल अगर कोई विद्यार्थी केवल शिक्षा ग्रहण करने के लिए अगर तात्पर्य है या खाली केवल शिक्षा ग्रहण करता है, तो समझिए वो लड़का आगे चलकर शुद्ध बेरोजगार बन जाएगा। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा और संस्कृति में बताया है कि शिक्षा के साथ साथ क्या हो जाना चाहिए? रोजगार भी होना चाहिए। चलिए इस पार्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं हम लोग। चलिए इस पार्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं। देखिए आप देखिए कि पार्ट का नाम है शिक्षा और संस्कार। संस्कार समझ रहे हैं आप लोगों को? शिक्षा और संस्कृति, सॉरी शिक्षा और संस्कृति। चलिए इसका जो है ना, ये शिक्षा शास्त्र है। क्या ये शिक्षा शास्त्र है? तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि शिक्षा और संस्कृति क्या है, तो क्या हो जाएगा? शिक्षा शास्त्र होगा। चलिए आगे बैठते हैं हम लोग, आगे बैठ लें। देखिए इसका लेखक है महात्मा गांधी। क्या ये? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के अगर भारत में रह रहे हो तुम और महात्मा जी के बारे में नहीं जानते हो, महात्मा गांधी जी के बारे में नहीं जानते हो, तो समझिए तुमसे जैसा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं है। महात्मा गांधी को जानो, पढ़ो, ये महात्मा आखिर कौन थे, किस किस परिस्थिति में भारत को आज़ाद करवाए। हम एक इन्हीं का श्रेय नहीं देते, बहुत आदमी थे वहाँ पे, लेकिन ज़्यादा योग मतलब क्या होता है, इनका भागीदारी ज़्यादा था उनमें। तो महात्मा गांधी का जो जन्म है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, और राज्य है गुजरात। राज्य कहाँ है? गुजरात। और पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। किस गांव में हुआ था? पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। इसकी माता का जो नाम है, सत सत नमन है इनके चरणों में हमारी। इस माता की जो नाम है पुतलीबाई। बहुत कम ऐसा कोख है जिस प्रकार की बेटा पैदा करता है अभी, समझ में गया? तो पुतलीबाई के चरणों में हमारी सशत नमन रहेगा कि जिनके कोख से महात्मा गांधी इतना महान पुरुष, कुछ पुरुष के बारे में हमारे भारत में कोई कदर नहीं, जैसे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का हो गया, महात्मा गांधी हो गया। महात्मा गांधी तो इतना बड़ा नायक थे पूरी दुनिया में, जो अभी नहीं जब तक सूरज चांद रहेगा महात्मा को पूजा जाएगा, समझ गया? और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को पूजा जाएगा। तो मैं सभी विद्यार्थी से कहते हैं कि इस पाठ को अच्छी तरीक़ा से सुनिए, इस पाठ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। चलिए तो इनकी माता का नाम है पुतलीबाई। क्या है? पुतलीबाई। और पिता का नाम है करमचंद गांधी। क्या है? करमचंद गांधी। देखिए इनका अगर महात्मा गांधी का पूरा नाम अगर आप जानिएगा ना, तो मोहनदास करमचंद गांधी है। मोहनदास करमचंद गांधी। अगर अभी भी आप लोग अगर गुजरात जाते हैं तो गुजरात में बेटा के नाम से पहले पिता का नाम लगता है। जैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उसका पूरा नाम जानते हैं? नरेंद्र दामोदर दास, नहीं, दामोदर नरेंद्र दास मोदी, ऐसे कुछ है, समझे क्या आप लोग? तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ जब जाओगे तो पिता के नाम से, बेटा के नाम से पहले पिता का नाम लगाया जाता है, समझे ना? उसी प्रकार से इनका है कि मोहनदास करमचंद गांधी, समझ गया? चलिए इनका निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। हमारा जो देश आज़ाद हुआ था वो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। बड़ी दुख की बात है कि आज़ाद भारत को भी सही तरीक़ा से नहीं देख पाए, और नाथूराम गोडसे के द्वारा इनको मारा गया था। क्या कहते रे? मारा, नई दिल्ली में गोली मारा था। कहाँ रे बुआ? नई दिल्ली में गोली मारा गया था इनको, और उसी दिन ये शहीद हो गए थे, समझे ना? लेकिन चलिए बहुत लंबा कहानी है। भारत में राष्ट्रवाद अगर हमसे आप पढ़िएगा तो क्यों मारे, आखिर क्यों मारना पड़ा इनको, समझ में गया? बहुत से रीज़न है, समझ में गया ना? देखो किसी एक व्यक्ति का अगर अच्छाई है तो उसके साथ बुराई भी होता है। समाज दोनों चीज़ को देखता है। किसी एक चीज़ को आप देख रहे हैं, एक चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, तो ये आपकी नज़रिया का दोष है। किसका दोष है बुआ? नज़रिया का दोष है, समझ में गया? तो सभी विद्यार्थियों कहते हैं कि गौर से सुनिए। तो महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 ईस्वी में नई दिल्ली में नाथूराम गोडसे के द्वारा इनको गोली मार दिया गया था। क्यों मारा, इसका अलग का रीजन है। चलिए इस पाठ के और अंदर चलते हैं हम लोग। चलिए अब महात्मा गांधी जो थे ऐसे ही भारत के आज़ाद नहीं किए थे, समझ में? कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं थे, समझे ना? जिस समय लोगों के देह पर सही से कपड़ा नहीं मिलता था, उस समय महात्मा गांधी जो है विदेश गया था पढ़ने के लिए। कहाँ गए थे पढ़ने के लिए? विदेश गए थे पढ़ने के लिए। अगर आज के नौजवान साथी, आज के लड़का लोग और नेता लीडर क्या करते हैं कि महात्मा गांधी का क्या योगदान है ये भारत की आज़ादी में, तो उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि उसके बाप में दम नहीं कि किसी को भी घूमने भेजने का, लंदन घूमने के लिए। वो कब गया था पढ़ने के लिए मालूम है? देखिए कब गया था, तो 4 सितंबर
4 दिसंबर 1888 ईस्वी में वकालत की पढ़ाई पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन गए थे। कहाँ गए थे बारे? लंदन गए थे। तुमसे पूछेगा कि महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए कब लंदन गए थे, तो कब गया था रे? 4 दिसंबर 1888 ईस्वी में। तुम सोच के देखो, इस भारत में 2024 में तुम लोग जी रहे हो और कृषि प्रधान देश है, लेकिन तब भी जाके देख लेना 160 करोड़ जनसंख्या, आज भी डीलर के यहाँ 5 किलो फ्री में अनाज लेने की लाइन पे लगे हुए हैं। तो समझ जाओ कि कृषि प्रधान देश होने के बाद भी आज 5 किलो अनाज पे आश्रित है तुम लोग। ये हमारे देश की अच्छाई नहीं, सबसे बड़ा बुराई है। तुम देखो उस समय, अभी तो इस 24 में उस तरह का व्यवस्था है। तुम सोच के देखो कि 1848 में भारत का स्थिति क्या रहा होगा, और 1888 में भारत का स्थिति क्या रहा होगा। भारत की स्थिति, उस समय अंग्रेज का शासन यहाँ पर था। अंग्रेज उस समय से खुल के लोगों को रहने नहीं दिया जाता था यहाँ पर। तो देखो, महात्मा के बारे में जितना ज़्यादा बोला जाए उनके लिए बहुत कम है, समझे। उन्हीं का देन है जो आज उन्हीं का देन है, महात्मा गांधी का देन है, जो महात्मा गांधी के देश में रहकर उनके गाली देकर तुम सुरक्षित पड़े हुए, उन्हीं का देन है, समझे ना। तो इस देश ने नहीं कुछ दूगो ऐसा व्यक्ति दिए हैं जिस व्यक्ति पर पूरा भारत टिका हुआ है। पहला महात्मा है, दूसरा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है। ये दोनों आदमी का बहुत योगदान रहा है इस देश के आज़ादी में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुमसे पूछेगा कहाँ गए थे, तो लंदन यूनिवर्सिटी। कहाँ गए थे? लंदन यूनिवर्सिटी। अभी भी कहते हैं, आज आज़ादी के कितने 76 साल हो गया है। 76 साल बाद भी अगर कोई व्यक्ति, आज़ादी के 76 साल बाद भी अगर कोई व्यक्ति अगर लंदन घूमने जाता है तो औकात नहीं भारत के व्यक्ति को, औकात नहीं कि भारत के व्यक्ति को लंदन जाएगा घूमने के लिए, औकात नहीं है। वो 1888 ईस्वी में गए थे लंदन पढ़ने के लिए। बात समझाएंगे ना। तो तुम दिमाग लगा सकते हो कि कितना उस समय में क्रेज रहा होगा उनके लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 1883 ईस्वी में, देखो 1883 ईस्वी में कम उम्र में उनकी शादी जो है ना कस्तूरबा से हो गया था। किससे हुआ था? कस्तूरबा से। महात्मा गांधी की पत्नी का क्या नाम था? कस्तूरबा। क्या नाम था? कस्तूरबा। महात्मा गांधी से शादी के बाद जो है ना उसका गांधी लगा, समझे ना। क्या नाम था? कस्तूरबा। तुमसे पूछेगा महात्मा गांधी का जो शादी है कस्तूरबा से कब हुआ था, तो 1883 ईस्वी में। कब हुआ था बारे? 1883 में, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अच्छा, वो पढ़ने के लिए, देखिए यहाँ पर उसके बाद देखिए 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत लौट रहा था। देखो अच्छा, तुम एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि लंदन से पढ़ के भारत कब आया था महात्मा गांधी? 1915 ईस्वी में लंदन से पढ़ के यहाँ आए थे। समझ में गया आप लोग को? आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत लौट रहा था, उसके बाद वहां से आने के बाद समझे ना, अहिंसा और सत्याग्रह नाम का हथियार बनाया। कौन हथियार बनाया था? अहिंसा और सत्याग्रह के नाम के। समझ गए ना। तुमसे पूछेगा कि जब वो लंदन से लौट के आए थे तो अपना आज़ादी के लिए कौन सा हथियार बनाया था, तो कौन बनाया था? अहिंसा और सत्याग्रह नाम का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, गांधी जी को महात्मा की उपाधि, महात्मा गांधी को पहले उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा का उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। महात्मा गांधी का महात्मा का उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर का घर कहाँ है? बंगाल। कहाँ है? बंगाल। समझ गया? कहाँ है रे बुआ? बंगाल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अच्छा, पूरे दुनिया में अंतरराष्ट्रीय, मतलब समझते हो ना, पूरे दुनिया में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके जन्म दिवस पर अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तुमसे पूछेगा कि अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर के। किन के नाम पर? महात्मा गांधी के जन्म के नाम पर। किस नाम से मनाया जाता है? तो अहिंसक दिवस। क्या नाम से? अहिंसक दिवस। समझा गया? चलिए, इनका कुछ प्रमुख रचना है। क्या है वो रचना? हिंद स्वराज। क्या हुआ रे? हिंद स्वराज, ये किताब का नाम है। उसके बाद सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हरिजन यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया था। पत्रिका समझते हो ना, अखबार जिसको कहा जाता है, उसका संपादन किया था। आप लोग को इस पाठ के माध्यम से ये लेखक परिचय था, इतना ही है। पाठ के अंदर में घुसिएगा, पाठ को पढ़िएगा तो शिक्षा और संस्कृति बहुत अच्छा पाठ था। आप लोग देखिएगा पढ़ के, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, समझे ना। महात्मा गांधी, इस
इस पाठ में क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखो, इस पाठ में क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं? आप लोग देख लीजिएगा, समझ में गए ना। इसके बाद हम लोग जो है ना कविता वाला को पाठ को नहीं करेंगे, सेकेंड हिंदी के 5 पाठ करेंगे। कविता वाला पाठ को हम लोग अलग कर देंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इसलिए कविता वाला पाठ को हम लोग अलग वीडियो डाल देंगे। चलिए अगला पाठ, सेकेंड हिंदी का पाठ देखते हैं हम लोग। चलिए चलिए ध्यान दीजिए, ये सेकेंड हिंदी है, ध्यान दो, ध्यान दीजिए। ये सेकंड हिंदी है आप लोग को, और आप लोग कहिएगा कविता वाला क्यों नहीं किए, तो कविता वाला जो पार्ट है ना वो हम अलग करके दिखा देंगे, वो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कहानी का पूरा चीज़ हम एक के साथ कर दिए हैं। तो सेकंड हिंदी में पहला जो शीर्षक है दही वाली मगम्मा, जो है ना, जिसका लेखक है श्रीनिवास। क्या है बोले? श्रीनिवास। श्रीनिवास का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ था? तो कोलार कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में। कभी कभी एग्जाम में श्रीनिवास का पूरा नाम पूछता है, तो श्रीनिवास का पूरा नाम है मास्ती वेंकटेश अय्यंगार। अय्यंगार, क्या नाम है? अय्यंगार। देख लीजिए, कहानी के आसपास को देखते हैं हम। दही वाली मगम्मा एक कहानी है जिसमें रोज दही देती है माँ जी को, जो लेखक की पत्नी है। उसके बाद एक उसका बेटा भी है, और एक बेटा का पत्नी जिसे बहू कहा जाता है, बहू भी है, बहू का नाम नगजम्मा है, समझे ना। और उसका एक पोता भी है, पोता का नाम नहीं लिया गया है कहानी में। तो आगे बढ़ते हैं। देखो, यह कहानी कन्नड़ कहानियों, यह कहानी जो है दही वाली मगम्मा जो है कन्नड़ कहानियों नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से लिया गया है। तुमसे पूछेगा एग्जाम में कि दही वाली मगम्मा किस कहानी से लिया गया है, तो आप बोल सकते हैं, टिक लगाइएगा, नेशनल बुक ट्रेड कहानियाँ से लिया गया है। उसके बाद यह कहानी कन्नड़ भाषा में, यह कहानी कन्नड़ भाषा की कहानी है। फिर कहोगे सर कन्नड़ भाषा की जो कहानी है तो फिर हिंदी में कैसे समझ में आता है? तो हिंदी में इसे लिखा गया है, हिंदी में जो रूपांतरण किए थे वो है B.R. नारायण। क्या था? B.R. नारायण। तुमसे पूछेगा कि दही वाली मगम्मा जो कहानी है किस भाषा में लिखा गया था, तो कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा में। और हिंदी रूपांतरण किसने किया था? B.R. नारायण। किस किया था? B.R. नारायण। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए, इसका जो मुख्य पात्र है, कहानी के अंदर का जो मुख्य पात्र है उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। मगम्मा है, मगम्मा का एक बेटा है जिसके पास एक बहू है, और बहू का नाम है नगजम्मा। क्या है? नगजम्मा। और एक उसका पोता भी है जिसकी वजह से विवाद हुआ था, आगे बढ़ते हैं। एक और नाम लिया गया इसमें, रंगरप्पा। क्या नाम लिया? रंगरप्पा। याद रखिएगा, रंगरप्पा जुआ हुआ खेलने वाला आदमी था, जुआरी में टिक मारिएगा। चलिए, तो आप लोग इस कहानी को, जो लेखक परिचय है, जान गए। कहानी आप लोग जानते होंगे और इस अच्छी तरीक़ा से जानते होंगे। नहीं, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। ये क्वेश्चन बहुत हिट है, इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिएगा, समझे ना। चलिए अगला पार्ट हम लोग अगला पार्ट को देखते हैं। सबसे बढ़िया क्वेश्चन। चलो ध्यान दो, अगला पार्ट है, ध्यान दीजिए आप लोग, सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए। अगला पार्ट है ढहते विश्वास। नाम से ही पता लगता है ढहते विश्वास। अब विश्वास आदमी का ढह जाएगा तो आदमी टूटिए ना जाएगा। देखिए, ढहते विश्वास एक पारिवारिक कहानी है, जिस कहानी का लेखक है सात कोरी होता। ढहते विश्वास का लेखक कौन है? सात कोरी होता, जिनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? मयूरभंज उड़ीसा में हुआ था। समझा गया? यह कहानी एक पारिवारिक कहानी है जिसमें एक लक्ष्मी का चरित्र चित्रण किया गया है, जिसमें ध्यान दीजिएगा, यह कहानी उड़िया भाषा की कहानी है, जिसे हिंदी भाषा में राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने रूपांतरण किए थे। तुमसे पूछेगा ढहते विश्वास
किस भाषा की कहानी है? तो किस भाषा की कहानी है? तो उड़िया भाषा। कौन भाषा बोल रहे? उड़िया भाषा। और हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया था। बात समझे ना? यह कहानी विभूति प्रकाशन दिल्ली से लिया गया है। जो ये कहानी जो निकाला गया है, यह विभूति प्रकाशन दिल्ली से लिया गया है। एग्जाम में पूछेगा तो आप लिख सकोगे। देखो, अब पाठ के आसपास वाला चीज जानते हैं। इस पाठ में 2-4 आदमी का नाम लिया गया है, लक्ष्मण, लक्ष्मी, अच्युत, समझे ना? तो ज्यादातर क्वेश्चन ये पूछता है कि हाँ, गुण निधि। समझ गया? अब ध्यान दो, तुम इधर ध्यान दो कि सबसे जो मुख्य किरदार है पूरा कहानी किस पे नाचती है? तो लक्ष्मी पे नाचती। क्या है बोल रहे? लक्ष्मी। लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? लक्ष्मी के पति क्या नाम है? लक्ष्मण। लक्ष्मण कहाँ काम करता था? कलकत्ता में। कहाँ काम करता था? कलकत्ता में। याद रखो, समझे ना? लक्ष्मी के जो है ना 4 संतान थे। कितना संतान था? 4, जिसमें 2 लड़का 2 लड़की था। तो सबसे बड़ा लड़का का नाम क्या था? अच्युत। क्या नाम था? अच्युत। कभी कभी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखो, कि लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो देवी नदी के दलाई बांध के नीचे, देवी नदी के दलाई बांध के नीचे उनके घर था। समझा ना? उसके बाद इसका मुख्य क्वेश्चन देख लीजिए। तुमसे पूछेगा लक्ष्मी कौन थी? तो लक्ष्मी ढाते विश्वास जो कहानी है उसके मुख्य पात्रिका है, जिसका पति का नाम लक्ष्मण है, जिसका पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं है, और लक्ष्मण उसी पारिवारिक स्थिति को ठीक करने के लिए कलकत्ता में काम करता है। समझा? इसी प्रकार से आप लोग को लिखना है। उसके बाद इस कहानी में एक चीज और हम आप लोग को बता देते हैं कि भयावह तरीका से बाढ़ आने के बाद आदमी के जीवन में क्या परिवर्तन होता है या क्या दुख होता है, इस कहानी में दिखाया गया है। चित्रण किया गया है इस परिवार को कि जब जिस व्यक्ति का घर किसी बांध के नीचे हो, तो अगर दहाड़ आने वाला हो, मतलब बाढ़ आने वाला हो, तो वो आदमी किस तरह से व्यवस्था बात करता है, कैसे कैसे करता है, कैसे कैसे बचता है उससे, इस कहानी में वही बताया गया है। समझा गया? तो मुख्य क्वेश्चन वही सब है जो बता दिए हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इतना ही एग्जाम में पूछेगा। इससे भी अलग रह सकता है, लेकिन पार्ट का इंट्रोडक्शन इतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अगले पार्ट को देखते हैं हम लोग। आप लोग बीच में हल्ला नहीं कीजिए। चलो ध्यान दो। अगला पाठ है माँ। सेकंड हिंदी में जो पाठ है माँ, जिसका लेखक है ईश्वर पेटलीकर। मेरे प्यारे बच्चों, किताब में नहीं दिया गया है कि ईश्वर पेटलीकर का जन्म कब हुआ है, लेकिन ये बताया गया है कि ईश्वर पेटलीकर का जन्म गुजरात में हुआ है। कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है। ध्यान रखिएगा, समझ में ना? इस कहानी, ये जो कहानी है, एक माँ का चरित्र चित्रण दिखाया गया है इस कहानी में। इसमें एक मुख्य पात्र है जो मंगू है। मंगू जन्म से रहती है पागल। क्या होती है बोले? पागल रहती है। और उस मंगू को बचाने के लिए उसकी माँ क्या क्या करती है, इसके लिए इस कहानी में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तो इसका जन्म कब हुआ ये नहीं दिखाया गया है, और पूछेगा भी नहीं। जो किताब में नहीं दिया गया वो नहीं पूछेगा। समझ में गया? आगे बढ़ते हैं। माँ कहानी गुजराती भाषा की कहानी है, जिसे हिंदी रूपांतरण गोपाल दास नागर ने किया है। जिसका हिंदी रूपांतरण किसने किया था? गोपाल दास नागर ने किया था। ये पूछ सकता है एग्जाम में, ये भी पूछ सकता है कि माँ जो कहानी है वो कौन सी भाषा की कहानी है? माँ जो कौन कहानी है? गुजराती भाषा कहानी है। और हिंदी रूपांतरण किसने किया था? गोपाल दास नागर ने किया था। ध्यान दो, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है वो है मंगू। क्या है? मंगू। पूरे कहानी में मंगू के बारे में बताया जाता है। अब मंगू जन्म से क्या रहती है? पागल रहती है। जन्म से क्या रहती है? जन्म से पागल रहती है। मंगू के अलावा मंगू जो है 4 भाई बहन थी, जिसमें 2 भाई 2 बहन, उसमें एक मंगू भी थी। मंगू की बहन की नाम जो है कम्मू है। क्या है? कम्बू। समझ में गया ना? कम्बू। कम्बू की कम्बू? कम्बू। कम्बू थी। समझ गए? और बहुत अच्छा इसमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आप जवाब दे सकते हैं। समझ गया? आप जवाब दे सकते हैं। आप कहानी इंट्रोडक्शन में जो ना, इसमें एक और लड़की की चर्चा किया गया है। उस लड़की का नाम है कुसुम। क्या नाम है? कुसुम। कुसुम भी पागल रहती है, लेकिन हॉस्पिटल में वो जाने के बाद ठीक हो जाता है। समझ गया? तो आपसे पूछेगा तो पाठ से इतना ही पूछ सकता है। क्वेश्चन आंसर तो आप कर किए होंगे, वहां से याद हो जाएगा आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला पाठ देखते हैं।
चलो ध्यान दो, ध्यान दो। अगला पाठ है नगर। अगला पाठ क्या है? नगर, जिसका लेखक है सुजाता। ये सुजाता जो है, ये जो सुजाता है ये पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग मत समझिए, लड़की मत समझिए, लड़का है। क्या है रे? लड़का है सुजाता। सुजाता का पूरा नाम क्या है? एस रंगराजन। सुजाता का पूरा नाम क्या है? एस रंगराजन। उसका जन्म 3 मई 1935 ईस्वी में हुआ है। कहाँ हुआ था? तो चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ हुआ था? चेन्नई तमिलनाडु में। ये जो नगर कहानी है तमिल भाषा की कहानी है, जिसे हिंदी रूपांतरण जो है के जमुना किया था। कौन किया था? के जमुना। याद रखो कि याद रखिएगा कि नगर कहानी को जो है हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो के जमुना ने किया था। इसका मुख्य पात्र है, इसमें एक लड़की का बार बार नाम लिया जाता है। वो लड़की का नाम है पापति। पापति को स्टेचर पर लेटी हुई थी। किस पे लेटी हुई थी? स्टेचर पर। पापति का पहला दिन क्या था? बुखार। क्या था? बुखार। याद रखेगा। पापति की माँ की नाम क्या था? बल्ली अमल। कहानी ये है कि वो लड़की को बुखार रहता है, गांव से लेकर शहर आता है इलाज कराने के लिए। बल्ली अमाल को बुझने नहीं आता है और इसके लिए वो घबराए रहता है, दर दर की ठोकरें खाते रहता है अपनी लड़की के लिए। समझ में गया? इसी प्रकार की कहानी है। आप इसी प्रकार की कहानी को आप लिख सकते हैं और जो ऑब्जेक्टिव है टीचर आपको अच्छा तरीका से पढ़ाए होंगे। बस लेखक परिचय में इतना ही जानिए, समझे ना? चलिए अगला पाठ को देखते हैं और अंतिम पाठ है हम इसके लिए। चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये अंतिम पाठ है पूरे कहानी का और यहाँ तक देखने के लिए आप लोग को तहे दिल से शुक्रिया आप लोग कर रहे हैं कि इतना देर तक हमें आप देखे। अभी तक भी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए प्यारा सा क्या समझ में आया, नहीं समझ में आया। आप लोग अच्छे तरीक़ा से एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये लास्ट पार्ट है आप लोगों का और कल आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव यूट्यूब पे मिलेगा। किसी वक्त आप वहाँ से देखकर मैथ की परीक्षा देने के लिए जाइए। हम आपसे वादा करते हैं कि एक भी ऑब्जेक्टिव वहाँ नहीं छूटेगा। तो चलिए लास्ट पार्ट है, धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी। इस पाठ का जो लेखक है वो सावरदैया है। क्या है? सावरदैया। और इसके बारे में इतना ही दिया गया है, विशेष हम खोजे भी तो ज़्यादा नहीं मिला। चलिए पाठ के करीब करीब देखिए। यह कहानी एक राजस्थानी भाषा की कहानी है जिसे हिंदी रूपांतरण सावरदैया स्वयं किए थे। सावरदैया स्वयं किए थे। तुमसे पूछेगा कि हिंदी धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की कहानी है, तो किस भाषा की कहानी है? ये राजस्थानी भाषा कहानी है। हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो स्वयं सावरदैया ने किया था। चलिए अब लोग पाठ के मुख्य पात्र को देखते हैं। इसमें एक औरत है जिसका नाम है सीता और सीता के 3 लड़का है। पहला लड़का का नाम है कैलाश, दूसरा का नारायण, तीसरा का बिज्जू। कैलाश की पत्नी की नाम है राधा, एवं का नाम है भवरी, एवं का नाम है पुष्पा। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि कैलाश की पत्नी की क्या नाम था? तो राधा। नारायण की पत्नी का नाम क्या था? तो भवरी। और बिज्जू की पत्नी का नाम पुष्पा। अब ध्यान दो, इसमें कहानी क्या था? कहानी सास पुतों के लिए है। इसमें 3 लड़का है, 3 लड़का है सीता को, और सीता जो है उस तीनों लड़का के प्रसंग में फंसे हुए हैं। और जब तक तीनों लड़का अनमैरिज था, शादी विवाह नहीं हुआ था, बच्चा था, तो सीता पाल पोस की उसकी बड़ा कर दिया। जब सीता को खिलाने की बारी आया तो तीनों लड़का असमंजन हो गया और तीनों लड़का उस माँ बाप को बांटने के लगे हुए थे। इसमें जो है ना, इसमें क्या होता है कि सीता की पति मर चुका है। इसमें सिर्फ नहीं है चर्चा किया गया है, नहीं है ये चर्चा किया गया है। तो इसमें आप लोग उसी टाइप से क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप लोग कहानी अच्छा तरीका से सुने होंगे, समझो ना। इसमें एगो लास्ट चीज़ में कि लास्ट में सीता को कब तक लगता है कि अब कब तक धरती घूमेगी, तो एक फैसला हुआ था उसमें कि सब लड़का 50-50 रुपया देने की बात किया गया था। उसी पर सीता को लग रहा था कि अब हम धरती कब तक घूमेगी, समझे ना। और अभी तक भी आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आगे आप लोग के लिए हम बहुत अच्छे तरीका का वीडियो लाएंगे। मैथ का जो है कल आप लोग का 100 ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब प्रश्न बन के चढ़ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग कविता के लिए जो पाठ देख रहे हैं वो कविता का पाठ चढ़ चुका है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं कि वो भी आपको लेखक परिचय किस प्रकार से किया गया है। चलिए धन्यवाद।